रिकॉर्डिंग चालू हो गई ना। नमो नमो हरिहंतारं नमो नमो सिद्धारं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो विद्यायाणं नमो लोए सब साहो सो पंचनमो पारो सर्व पराजनो मंगलानंच सत्तेषु परमं बोलिए भगवान महावीर स्वामी जय हो। जहाँ रिकॉर्डिंग होता है ना वहाँ ऑप्शन ये तो स्लाइड शेयर है ना। बोलिए आचार्य भगवान की जय हो। बोलिए सद्गुरु जय हो। आवाज आ रही है आप सबको? जी महाराज साहब। अरे वो पहले आपको अभी जब से वो ना सबसे क्लाउड में जाता है लेकिन कुछ तो करना ही चाहिए ना। ये देखो ये क्लाउड आ गया। क्या करूँगी? इंटरनेट सिक्योरिटी है। हाँ अपनी क्लास शुरू करें। जी महाराज साहब। हाँ, आपने वर्ड जो प्रेजेंट टेंस है उसके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या क्या होते हैं आप सभी को मालूम है? फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? हाँ मैं अहम। हाँ अहम, मैं और हम सब के लिए क्या आएगा? जी अम्मे। हाँ हम है। ये अपन ने किया था। फर्स्ट पर्सन हमारा हो गया है। वर्तमान काल में आपने पढ़ा है सभी ने कि ता है, ती है, ते है आता है। जैसा हंसता है, हंसती है, जागता है, जागती है, जागता, जागते हैं। अगर बहुवचन में आया तो जागते हैं। हाँ वे सब जागती है। इस तरह से आता है। और फर्स्ट पर्सन में मेरे अहम, मेरे मतलब कि मी, माई सेल्फ के लिए अहम आएगा और हम सब के लिए क्या आएगा? अम है। हाँ या क्लियर हुआ? और ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। ये सब कौन सी क्रियाएं हैं? अकर्मक क्रियाएं और सकर्मक क्रियाएं हमने पढ़ी है। किसे कहते हैं अकर्मक क्रिया? कौन बताएगा अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसका कोई कर्म नहीं होता। हाँ जैसे हंसना, डरना, नाचना, जागना। इसमें अकर्मक क्रियाओं के अंदर जो करता है यानी जो अहम है, हाँ उसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। मतलब उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। और जो करता है, जो सब्जेक्ट है, यानी मैं सब्जेक्ट हूँ, आई यानी अहम, यानी मैं सब्जेक्ट हूँ, तो मेरे ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? क्रिया का। तो मैं हंसती हूँ, अहम हंसामी, तो प्रभाव क्रिया का प्रभाव, हाँ क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? अहम पे। हाँ अहम पे। तो जिस पर कर्ता के ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वे सब अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये आपने कल लास्ट क्लास में ये पढ़ा है। अहम यानी मैं, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष कहते हैं। तो फर्स्ट पुरुष यहाँ पे
होगा तो अम है। तो अहम हसामी, मैं हंसती हूँ, मैं हंसता हूँ। अहम जगामी, मैं जागता हूँ, मैं जागती हूँ। अहम नचामी, मैं नाचता हूँ, मैं नाचती हूँ। और इसके अंदर क्रिया के अंदर क्या जुड़ेगा? मी प्रत्यय जुड़ेगा। ये आपको बताया था कि प्रत्यय यानी जो बाद में, क्रिया के बाद में आकर जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो हस क्रिया है, उसके अंदर मी प्रत्यय जुड़ेगा तो उस जो क्रिया है उसका जो अंत्य अ है उसका आ हो जाता है। ये प्राकृत का रूल है। जो क्रिया है उसका अंत्य अक्षर अ जो है उसका आ हो जाता है। देखिए ये अपने फॉर्मूलाज हैं। देखो आपको मैंने ये कीवर्ड भी दे दिया यहाँ पे। देखिए फर्स्ट पर्सन प्लस सिंगुलर, सिंगुलर क्या? आई प्लस वर्ब प्लस सफिक्स। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है? अहम। वर्ब क्या है? हस्त यानी क्रिया। और सफिक्स क्या है? मी प्रत्यय है। तो यहाँ पे और कोई भी क्रिया हो सकती है। हाँ, हंस की जगह जग हो सकती है, नच हो सकती है, परिकम हो सकती है। कोई भी क्रिया हो सकती है, उल्लस्त क्रिया हो सकती है, खेल क्रिया हो सकती है। और ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय जो है वो बदलता नहीं है। क्रिया के साथ कोई भी प्रत्यय जो लगेगा, जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का जो प्रत्यय है वो बदलता नहीं है। जैसे फर्स्ट पर्सन मी, अहम, अहम नहीं बदलेगा। वैसे ही ये क्या है? अहम क्या है? प्रोनाउन है। आपने नाउन प्रोनाउन पढ़े हैं ना? नाउन किसे कहते हैं? नाउन, Noun is a name of person, animal or thing. हाँ, नाउन इज द नेम, पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग। Or thing. हाँ, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग, ये नाउन है। और नाउन की जगह जो यूज होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। हाँ, Pronoun. यहाँ पर नाउन नहीं है ना, ये मे नाउन है क्या? यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, किसी का प्लेस नहीं है। हाँ, किसी एनिमल का नाम नहीं है, कोई वस्तु का नाम नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। यहाँ पर ये प्रोनाउन है मे। तो ये उत्तम पुरुष एक वचन में ये प्रोनाउन क्या लगा? अहम। आया सबको? हाँ, हामरसम. फिर Shimarasam. हाँ, और प्रत्यय क्या आएगा? अहम के साथ में हमेशा मी प्रत्यय लगेगा। क्रिया कोई भी हो सकती है, लेकिन फर्स्ट पर्सन अहम यानी मी, माई के साथ में मी प्रत्यय लगेगा। क्लियर हुआ सभी को? जी हाँ. मैडम। और ये सभी क्रियाएं आपने ये जो देखी ना, ये सभी क्रियाएं कौन सी है? सभी अकर्मक अकर्मक क्रियाएं क्रिया। हैं। और अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती है? जिसका कोई कर्म नहीं होता, जिसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। मैंने अभी आपको समझाया है। मैं हंसता हूँ, इसमें हंसने का प्रभाव कर्ता पर यानी मेरे ऊपर पड़ता है कि मैं हंस रही हूँ। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अंदर जो सर्वनाम लगेगा यानी नाउन की जगह जो लगेगा अम है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होगा? अम है। और इंग्लिश में होता है वी, We. हम सब। हाँ, प्राकृत में होगा उसी का अम है। और उसके साथ में प्रत्यय लगेगा मो प्रत्यय। फर्स्ट पर्सन प्लूरल तो बीच में बात करने को तो कैसे बात करने का? हाँ, क्या हुआ? हाँ, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अंदर अम्हे के साथ में मो प्रत्यय लगेगा। ये आपको प्रत्यय अगर आपको लर्न है और ये वर्ब्स आपको लर्न है ना, प्रत्यय और नाउन प्रोनाउन अगर लर्न है तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अम्हे के साथ में मो प्रत्यय जुड़ेगा।
अम्हे का मतलब होता है हम दोनों या हम सब। अम्हे हसामो, हम दोनों या हम सब हंसते हैं, हम सब हंसती हैं। बोलिए सेंटेंस, एक एक सेंटेंस बनाइए। अम्मे नच्चामो, हाँ, अम्हे नचामो। और अम्मे खेलामो, हाँ, अम्हे अम्हे खेलामो। लुकामो, हाँ, अम्हे लुकामो। अम्मे जगामो, अम्हे जग्गामो, अम्हे जगामो। और अम्मे अम्हे नुकामो, अम्हे उल्लसाम, नुकामो, उल्लसामो, अम्हे उल्लसामो। पड़ी, अम्मे पड़िकामो, हाँ, पड़ी कमामो। सय का बनाओ, अम्हे अम्मे सयाओ, अम्हे सयामो। आया सभी को समझ में? फर्स्ट पर्सन क्लियर हुआ सभी को? जी हाँ, जी आज अपने पार्टिसिपेंट्स इतने कम क्यों आए हैं? पता नहीं। ना 2-3 जनों ने तो लीव ली, लेकिन 20 के लगभग कनेक्ट होता है ना। हाँ, देखिए ये आपको एक फॉर्मूला भी यहाँ पे बता दिया है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, बी प्लस वर्ब प्लस सफिक्स। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, अम्हे हस्त वर्ब है और मो प्रत्यय है। ये फॉर्मूला आपको लर्न रहेगा तो आपको कोई भी सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन प्लूरल का कोई भी सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? आपको देखो इजी करके बता दिया है। फिर अम्हे, हम दोनों, हम सब, ये उत्तम पुरुष बहुवचन है। वर्तमान काल के उत्तम पुरुष बहुवचन में मो प्रत्यय क्रिया में लगता है और मो प्रत्यय क्रिया में लगने पर अकारण क्रिया के अंत्य अ का आ हो जाता है। जैसे हस प्लस मो, हसामो। और उपयुक्त सभी क्रियाएं क्या है? अकर्मक है। जो आपको ये पहले बताई ना, ये सब क्रियाएं कौन सी? अकर्मक क्रियाएं हैं। हाँ, अभी आपको क्या करना है? यहाँ पे मैंने आपको क्रियाएं दी है। आप सभी देखिए, यहाँ पर मैंने क्रियाएं दी है और उनका मीनिंग भी दिया है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल का जो प्रोनाउन है और उसका प्रत्यय है वो भी आपको मैंने दिया है। तो आपको ये सब सेंटेंस आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के अंदर और प्लूरल के अंदर आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। बोलिए सेंटेंस। अम्मे हसामो, नहीं अम्मे हसामी, नहीं नहीं, ये आपको जो क्रियाएं दी है ना, यहाँ पर जो आपको क्रियाएं बताई है ना, उस क्रिया को लगा करके आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। एक वचन यानी सिंगुलर का और बहुवचन प्लूरल का। एक एक बोलिए। अम्मे पढ़ामो हाँ, अम्हे पढ़ा। और हाँ, बहुवचन का बनाओ। अम्मी पढ़ामी अम्मी पढ़ामो, वो हो गया, अम्हे पढ़ामो हो गया। हाँ, अम्हे पढ़ामी और अम्हे पढ़ामो। अब सेकेंड ये क्रिया लीजिए, अम्मे बिहमो अम्हे बिहमो। मो, अहम बिहामी, हाँ, अहम बिहामी। मुंच क्रिया का बनाइए। अम्हे मुचम्मू, मुंचामी और अम्हे मुंचामो। अम्मे मुचम्मो, मुंचामो। अम्मे रुसामो, अम्मे रुसामी, समी, हाँ, अम्हे रुसामो, अम्मे रुसामी, समी, हाँ, अहम रुसामी, अम्हे रुसामो। रुसामो, अभी देखो बोलते हैं ना, रूठ जाते हैं ना। रूठ कौन जाता है? रूस। उसको बोलते हैं ना, रूसा रूसी छोड़ो और जय जिनेन्द्र बोलो, है ना? रूस, रूस यानी क्रोधित होना। चार मारा वे ले ले, चार वे लंबी पट्टियां ले ले। कौन कौन है जो अपना म्यूट करिए प्लीज।
जो आप आंसर दे रहे हैं वही आप प्लीज करिए। हाँ, आशा जी कोठारी उदयपुर से बोलेंगे, एक दह दह क्रिया का सेंटेंस बनाइए। बहुत समय से आप चुप हैं। मैं बोलूं महाराज साहब? नहीं, वो उनको बोलने दीजिए ना, एक सेंटेंस वो भी फॉर्म करेंगे। हाँ, ये दह क्रिया, जंप क्रिया, कोई भी आप एक क्रिया लेकर के एक सेंटेंस फॉर्म करिए। नहीं है क्या? लीला जी कर्नावट। हाँ मैं बोल रही महाराज साहब। हाँ बोलिए। मैं खेलामो। अम्हे खेलामो। हाँ, खेलामो, यहाँ जो क्रिया दे रखी है ना वो तो हो गया है। यहाँ पर जो अपने इस स्लाइड में जो क्रियाएं दे रखी है उस क्रिया का सेंटेंस फॉर्म करना है। जल्दी जल्दी करिए भाई, एक और बहुत इजी इजी है। महाराज साहब हमको नहीं दिख रही कोई क्रिया। किसे क्रिया भाई? ये है ना, यहाँ पे क्रिया नहीं है क्या? महाराज साहब पे आ रही हाँ महाराज साहब मैं बोलूं? हाँ, लीला जी बोलिए। अहम पढ़ामी अमे पढ़ामो। हाँ, वो हो गया है, पढ़ामी पढ़ामो हो गया है। इसमें जो क्रियाएं दी है ना, वही अच्छा, तो समझ में नहीं आ रही कौन सी? अहम दहामी अमे दहामो। हाँ, अहम दहामी अम्हे दहामो। हाँ, हाँ। देवेश जी पटवा बोलिए, सेंटेंस फॉर्म करिए एक इसमें से लेकर के। अहम प्रविशामि नहीं, अमे। आपको ये क्रियाएं नहीं दिख रही कि स्लाइड में? दिख रहे हैं महाराज साहब। हाँ, तो यही क्रियाएं लेनी है, पहले वाली क्रियाएं हो चुकी है। प्रवेश क्रिया ले रहा हूँ मैं, प्रवेश करना। हाँ हाँ, आप हाँ पविश बोलिए। हाँ अहम प्रविशामि हाँ, अमे प्रविशामो। अम्हे पविसामो, यानी मैं प्रवेश करता हूँ और हम सब प्रवेश करते हैं। यस। धर्म के अंदर प्रवेश करना हो तो अहम धम्मम पविसामि, मैं धर्म में प्रवेश करता हूँ, मैं धर्म में प्रवेश करती हूँ। हाँ, इस तरह से सेंटेंस बनेगी। देखिए, मैं धर्म में प्रवेश। हाँ, गाय यानी घात यानी मारना, गाय घात का गाय बना है, घात करना बोलते हैं ना, तो उसी का प्राकृत में घाय बना है, मारना। अब इसका सेंटेंस बनाओ एक। अमे हाँ, अमे गयामी घायामो। अहम घा अम्हे, देखो अम्हे घायामो, अगर अम्हे लगा रहे हैं तो प्रत्यय मो लगेगा। अमे मैं गयामो। घायामी, अम्हे घायामी, अहम गायामी, मैं मारती हूँ या हम सब मारते हैं। तो ये सेंटेंस आपको इस तरह से बनाना है, अहम गायामी यानी मैं मारती हूँ, अम्हे गायामो हम सब मारते हैं। किसका अनम्यूट है? प्लीज म्यूट करिए, सभी को डिस्टर्ब होता है। और सब लास्ट वाला बोलूं मैं? हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? शशि। हाँ बोलिए शशि जी। अहम तवामी हाँ अम्हे तवामो। हाँ, मैं तप करती हूँ, हम सब तप करते हैं। Yes, good. हाँ, अभी नेक्स्ट, सबको समझ में आ गया है ना? महाराज साहब। हाँ हाँ, अब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष का एक वचन। आवाज आ रही, सब म्यूट करिए।
मैं सबको म्यूट कर रही हूँ अभी। हाँ, जिसको बोलना है ना वो अनम्यूट करके फिर बोलेंगे। हाँ, अभी आप ये क्रियाएं सेम है यहाँ पर। और सर्वनाम तुमम यानी तुम, मध्यम पुरुष एक वचन के अंदर सर्वनाम क्या लगता है? तुमम। और प्रत्यय लगता है सी प्रत्यय। मध्यम पुरुष एक वचन में सर्वनाम लगता है या नाउन की जगह सर्वनाम यूज होता है तो तुमम होता है। और जो सफिक्स प्रत्यय लगता है वह सी प्रत्यय लगता है। तुमम हंससी, ये देखिए, तुमम हंससी, तुम हंसते हो या तुम हंसती हो। तुमम जगसी, तुम जागते हो, तुम जागती हो। तुमम नचसी, तुम नाचते हो या तुम नाचती हो। तुमम खेलसी, तुम खेलते हो या तुम खेलती हो। अब आप यहाँ पे जो क्रियाएं सेंटेंस बन गए हैं, दूसरी क्रियाओं का सेंटेंस बनाइए। तुम्हम डरसी, हाँ, तुमम डरसी। तुम्हम डरमो, तुम नचसी। नहीं, डरमो नहीं आएगा, हमें सेकंड पुरुष, अभी हम सेकंड पर्सन पढ़ रहे हैं यानी मध्यम पुरुष पढ़ रहे हैं। और मध्यम पुरुष का ये जो तुमम आता है, सर्वनाम क्या है? तुमम। तुम और प्रत्यय सी प्रत्यय आता है सेकंड पर्सन में, यू। सेकंड पर्सन क्या है? यू यानी तुम। और बहुवचन में यू आर यानी तुम सब। तो वो बहुवचन का बाद में पढ़ेंगे, अभी सिंगुलर का यानी एक वचन का हम पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर सर्वनाम क्या आता है? तुमम। जैसे प्राकृत में यू आता है वैसे इंग्लिश में यू आता है, वैसे प्राकृत में क्या आता है? तुमम। तुम के ऊपर अनुसार लगा दिया, तो तुमम बन गए। नचसी। तुमम नचसी। हाँ, नचसी। डरसी। तुमम डरसी। तुम्हम तुम जगसी, उल्लससी। एक एक जगह बोलिए। आशा जी बोलिए। तुम उल्लससी। हाँ, नहीं आवाज आता ना फिर। नचसी। हाँ, तुमम सयसी, हाँ, तुमम सयसी। तुमम लुकसी। तुमम लुकसी। परिकम का बोलिए ना। तुमम पड़िकमसी। तुमम परिकमसी। आया सभी को? जी मैडम। हाँ, ये देखिए, इसका फॉर्मूला सेकंड पर्सन प्लस, ओ सॉरी, यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए। हाँ, हाँ सही है, सिंगुलर यू प्लस बी वर्ब और सफिक्स। सेकंड पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन के अंदर तुमम आता है, सिंगुलर के अंदर क्रिया है हस्त। यहाँ पे कोई भी क्रिया हो सकती है, इसका सफिक्स यानी प्रत्यय है सी प्रत्यय। तुमम, तुम, मध्यम पुरुष एक वचन वर्तमान काल के मध्यम पुरुष एक वचन में सी प्रत्यय क्रिया में लगता है। जैसे हस्त प्लस सी, हस्तसी। उपयुक्त सभी क्रियाएं अकर्मक है। आपको बताइए, ये सारी जो क्रियाएं हम पढ़ रहे हैं वो अभी अकर्मक क्रियाएं पढ़ रहे हैं। और इनमें कर्ता तुमम के अनुसार क्रियाओं के पुरुष और वचन है। यहाँ तुमम मध्यम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन में लगेगी। अगर पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन का ही क्रिया बनेगी ना। प्रत्यय कौन सा लगेगा? मध्यम पुरुष एक वचन का ही प्रत्यय लगेगा, सी प्रत्यय लगेगा। आया सभी को समझ में? सेकंड पर्सन सिंगुलर सबको आया समझ में? जी महाराज। जी महाराज। यस महाराज सर। हाँ, सिंगुलर जो है सेकंड पर्सन सिंगुलर का सर्वनाम प्रनाउन बताइए और उसका प्रत्यय बताइए। तुमम और सी। यस, गुड। किसने बताया? श्वेता बेदमुथा। यस। हाँ, अब
वर्तमान काल मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन बहुवचन के अंदर तुम्हें आता है। तुम्हें यानी यू आर, इंग्लिश के अंदर बोलेंगे यू आर यानी तुम सब, और प्राकृत में बोलेंगे तुम्हें। और यहाँ पर जो तुम्हें के साथ में क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगेगा वह प्रत्यय है इत्था और ह प्रत्यय। दो प्रत्यय इसके अंदर लगते हैं, कहीं कहीं पर इत्था लगेगा, कहीं पर ह लगेगा, तो वो सेंटेंस के अनुसार लगेगा। यहाँ पर जो है सेंटेंस वो सब सेंटेंस इत्था के अंदर है। हाँ, अभी तुम्हें सर्वनाम तुम्हें यानी तुम दोनों, तुम सब, मध्यम पुरुष बहुवचन। तुम हंसी था, तुम दोनों हंसते हो या तुम सब हंसते हो, हंसती हो। तुम्हें जगी था, तुम दोनों जागती हो या तुम दोनों जागते हो या तुम सब जागते हो, तुम सब जागती हो। ऐसे सेंटेंस बनेगा। अब एक एक सेंटेंस बोलिए इसका। तुम्हें हसित था, हाँ, तुम्हें हंसी था, और हंसी था तुम्हें डरी था, तुम्हें डरी था, यस। और तुम्हें नचित था, तुम्हें नची था। तुम्हें तुम्हें, अरे किसकी आवाज आ रही है? बहुत आवाज आ रही है। सभी म्यूट कर दीजिए। हाँ, जो बोलेगा सिर्फ वो अनम्यूट करके बोलेगा। सभी प्लीज म्यूट रहिए, एक एक जना अनम्यूट करके बोलेंगे। तुम्हें उल्लसित था, हाँ, तुम्हें उल्लसित था। परिकमी, उसका परिकम का बोलिए। संगीता जी कटारिया बोलिए एक सेंटेंस। श्रद्धा बोरा, शारदा बोरा। तुम्हें खेली था, हाँ, तुम्हें खेली था। तुम्हें परिममम परिकमम नहीं, परिकमम कैसे होगा? इत्था तुम्हें परिकमत था, तुम्हें परिकमित था। मी आएगा ना, ये देखो हाँ। ई म का क्या होगा? ये ई जुड़ेगा तो मी हो जाएगा, हाँ हाँ है ना? तो तुम्हें परिकमित था। हाँ, और कौन? देवेश भाव बोलिए एक सेंटेंस। यस महाराज साहब। हाँ, तुम्हें सोना है, हाँ, तुम्हें सोना है, नहीं, आपको सिर्फ इत्था प्रत्यय लगाइए। सही सही आप क्रिया ले रहे ना, सही क्रिया। हाँ, अब बनाइए तुम्हें। तुम्हें सोना था, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, सही था, सही था। सही था, सही था। हाँ हाँ, तुम्हें सही था। तुम्हें सही था। हाँ, यस, यस। आशा जी बोलिए एक सेंटेंस बनाइए। आशा जी प्रेजेंट तो है लेकिन कहाँ है? हाँ, श्वेता बेदमुथा एक सेंटेंस फॉर्म करिए। तुम्हें सही था, वो, हाँ, आप जग का बनाइए। मैं जगी तुम- था। हाँ, तुम्हें जगी था। सबको क्लियर हुआ? जी, आगे चलूं? महाराज साहब तुम्हें हाँ, उल्लसित था, हाँ, तुम्हें उल्लसित था। और तुम्हें लुकित था, तुम्हें परिकमित था, हाँ, हो गया ना सबका? आगे बढ़ो। यस महाराज साहब। ये देखिए, हाँ, इसके भी फॉर्मूला ये देखिए। सेकंड पर्सन, आपको पीपीटी आपको हम ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे। और सेकंड पर्सन प्लूरल के अंदर यू आर प्लस वर्ब प्लस सफिक्स। सेकंड पर्सन प्लूरल यहाँ पे है तुम्हें, वर्ब कोई भी हो सकती है, यहाँ पे हंस लिया है, और इत्था प्रत्यय है, इत्था और ह प्रत्यय है। तुम्हें, तुम दोनों, तुम सब
ये मध्यम पुरुष एक वचन के अंदर, सॉरी बहुवचन आना चाहिए। हाँ हाँ, यहाँ पे बहुवचन आना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। वर्तमान काल के मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया में इत्था या ह प्रत्यय लगता है। जैसे हस प्लस इत्था, या था भी लगता है, ह लगता है, तो हसिठा बना। उपयुक्त सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। यहाँ कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन में है, अतः क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की लगेगी। हाँ, सभी को हुआ क्लियर? जी मास्टर। आगे चलूं ना? हाँ देखो अभी आपको यहाँ पे क्रियाएं दी है, और सेकंड पर्सन का जो सर्वनाम है बहुवचन में एक वचन में, यानी प्रणाम है, वो भी दिया है यहाँ पे, और उसके साथ में प्रत्यय भी दिए हैं। तो आपको ये क्रियाओं को उपयोग करके आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। तो आपको हो जाएगा। अहम सेवानी, हाँ? अहम तुम्हें सेवानी, गच्छामि। नहीं, ये सेकंड पर्सन का आपको करना है, सेकंड पर्सन। मध्यम पुरुष। हाँ तुमम सेविस्ति, नहीं, आपको ये जो है ना, सेकंड पर्सन का पहले फर्स्ट सिंगुलर करिए, फिर प्लूरल करिए। पहले एक तुमम, ये सी प्रत्यय है ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का। तुमम गच्छति, एक मिनट में मैं जिससे पूछा हूँ वही बोलेगा, तभी सब म्यूट कर दीजिए अपना। हाँ, तभी म्यूट कर दीजिए। मैं जिसको बोलूंगी वो अनम्यूट करके बोलेंगे। हाँ, शशि जी बोलिए। हाँ तुमम गच्छति, तुमम गच्छसि। हाँ, नेक्स्ट है पूजा आनंद जी साथे। तुमम सेवंसी, सेवसी, सेवसी, तुमम सेवसी। और उसका बहुवचन प्लूरल बनाइए। तुम में इत्थामी। नहीं, ये अभी क्रिया भी लगाइए ना। तुमम सुनसी। सुनसी, ठीक है, ये जो बहुवचन में बनाइए। तुम्हें और इत्था का आपको प्रयोग करना है, इत्था क्रिया के अंदर लगेगा। अच्छा, तुम्हें तुम्हें सुन इत्ती। सुनीता, अभी इत्था इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा? तुम्हें सुनीता, इत्ता। है ना? अभी दूसरा बनाइए। एक मिनट, श्रेया। जी मास्टर। हाँ, सेंटेंस फॉर्म करिए। ये एक क्रिया यहाँ पे भुंज क्रिया है, भुंज क्रिया का आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना है सेकंड पर्सन का। तुमम इच्छसि, हाँ, तुमम इच्छसि, हाँ, तुमम इच्छसि, और प्लूरल और तुम्हें इच्छता, इच्छिता। इच्छता। हाँ ये इसके अंदर जाएगा तो छी हो जाएगा ना, इच्छिता, हाँ है ना? इच्छता। हाँ जी हाँ मास्टर। हाँ, अभी नेक्स्ट सुदर्शना जी भंडारी, संगीता जी कांकरे, संगीता जी कांकरे ने एक ही सेंटेंस। हाँ, तुमम पासस्ति। पासस्ती, हाँ तुमम पासस्ती। हाँ, और तुम्हें पासिथा। हाँ, तुम्हें पासिथा। सभी को हुआ क्लियर? जी महाराज। जी हाँ, अब लास्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, वर्तमान काल अन्य पुरुष, एक वचन के अंदर सो सा बोलते हैं ना। संस्कृत में सह बोलते हैं और सा बोलते हैं ना। संस्कृत के अंदर स यानी वह यानी पुरुष के लिए आता है, और सा जो है स्त्री के लिए आता है। हाँ,
तो यहाँ पर प्राकृत के अंदर सह का सो बन जाता है, यानी ओ प्रत्यय लगता है, और सा का सा ही रहता है, और ई प्रत्यय लगता है। ये प्रनाउन है। सो पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग के लिए सा प्रत्यय प्रनाउन लगेगा, सा और सो। यानी बोलते हैं ना शी, ही, शी, हाँ, तो ही किसके लिए लगता है? बोलिए। सो के लिए। हाँ, तो यानी पुरुष के लिए ही लगता है, और शी किसके लिए लगता है? ता। स्त्रीलिंग के लिए, स्त्री के लिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर पुल्लिंग के लिए सो आया है और स्त्रीलिंग के लिए सा आया है, और जो क्रिया के अंदर जो प्रत्यय लगेगा वो ई प्रत्यय लगेगा। ठीक है, और ये सब क्रियाएं हैं। सर्वनाम सो यानी वह पुरुष, अन्य पुरुष एक वचन। अब यहाँ पर पुरुष के सेंटेंस है, नेक्स्ट स्लाइड में स्त्रीलिंग के सेंटेंस आएंगे। सो हंसई, वह हंसता है। सो नचई, वह जागता है। अब आपको ये जो है तो और प्रत्यय ई से आपको एक अकर्मक क्रियाएं लगा करके सेंटेंस फॉर्म करना है। बनाइए एक सेंटेंस। सो सो डरई, डरई, हाँ, सो डरई, सो हसई, सो हंसई, सो नचई, सो नचई, सो गच्छई, सो गज्जई, गच्छई, गच्छई यहाँ पर नहीं। अरे सब अभी आपस सो लुकई, सो पड़िकमई, तो पड़ी कमाई। उल्लस का बनाइए। सो उल्लसई, सो उल्लसई, और सो सयई, सो सयई। लुक का सो लुक्कई, सो लुकई। ठीक है, सभी को हुआ, समझ में आया? सभी को समझ में आया? हाँ जी महाराज साहब। जी हाँ? जी मास्टर। अब सा स्त्रीलिंग, अच्छा इसमें नहीं है तो अपन इसमें से ही करते हैं। अभी ये सो की जगह सा बनाई लगाइए, और आपको ये क्रियाएं लगा करके ई प्रत्यय लगाना है। हाँ? सा हंसई, सा हंसई, हाँ, बोलिए एक एक सेंटेंस। सा डर सा गई, सा जग गई, सा जाग गई, नहीं जागई नहीं, जग गई। जग गई, हाँ, सा जग क्रिया, गई, हाँ, क्रिया में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, सा उल्लसई, सा उलसई, वह हंसती है, वह जागती, हाँ, सा नचई, वह नाचती है, और हाँ, बोलिए देवेश जी पटवा, देवेश पाव, बोलिए एक सेंटेंस। सा नचई, सा नचई, पड़िकम का बोलिए। पडिकम, सा पडिकमी, पडकमी, कमई, पडकमई। हाँ, सा पड़िकमई, वह प्रतिक्रमण करती हाँ, है ना? यस यस। हाँ, और सा लुकई, सा लुकई यानी वह छिपती है, वह छुपती है। हाँ, सा श्वेता, श्वेता जी बेदमुथा, बोलिए एक सेंटेंस। सा पड़िकमई, सा पड़िकमई हो गया है, आप बोलिए। उल्लस का बोलिए। सा उल्लसई, सा उल्लसई। आया सभी को समझ में? महाराज सर। हाँ जी महाराज सर। हाँ, अभी आगे चलती हूँ। अभी आगे है वर्तमान काल अन्य पुरुष, यहाँ पे बहुवचन आना चाहिए। हाँ, वर्तमान काल अन्य पुरुष का हमको बहुवचन लेना है। बहुवचन है
पुल्लिंग के लिए है ते और स्त्रीलिंग के लिए है ताओ। पुल्लिंग के लिए है ते यानी वे सब पुरुष, ताओ यानी वे सब स्त्रियां। और अंति प्रत्यय आएगा। अंति अंति बोलते हैं ना संस्कृत में, पठंती, हाँ, गच्छन्ति, खादन्ति, तो यहाँ पर भी अंति, ये उसमें साइलेंट अपने आप हो जाता है, उल्लस का है ना जैसे, तो उल्लसंति, तो ये अंति प्रत्यय इसमें आता है। पुल्लिंग के लिए ता, ते, सॉरी ते पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए ताओ आता है। और क्रियाएं आपके ये सेम क्रियाएं हैं, सर्वनाम ते और ताओ, स्त्रीलिंग के लिए ताओ। वह दोनों या वह सब अन्य पुरुष बहुवचन। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, तो सर्वनाम के लिए ते, पुल्लिंग के लिए वे दोनों, वे सब अन्य पुरुष बहुवचन। ते हसंती यानी वे सब हंसते हैं, और यहाँ पे ताओ लगेगा तो ताओ हसंती, वे सब हंसती है। ते जगंती, वे सब जागते हैं, और ताओ जगंती यानी वे सब जागती हैं। अब आपको ये ते ताओ लगा करके, अंति प्रत्यय लगा करके, और इन क्रियाओं के अंदर आपको सेंटेंस बनाना है। इन क्रियाओं से बनाइए सेंटेंस। ते डरन्ति, ताओ डरन्ति। हाँ, ते डरन्ति, ताओ डरन्ति। ते नच्चन्ति, ते नच्चन नच्चाओ, ते नच्चाओ। नहीं, नचाओ नहीं, ताओ है ना, तो हाँ। ताओ नचंती। ताओ नच्चन्ति। हाँ, यहाँ पे सेंटेंस भी दिया है स्त्रीलिंग का, लेकिन आपको यहाँ से सेम ही है ना, तो आपकी क्रिया बनेगी वो तो सेम ही है, क्रिया के प्रत्यय भी सेम है, सिर्फ आपको जो इसके प्रोनाउन है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के, वह चेंज है। तो स्त्रीलिंग का आप जब करेंगे तो ताओ लगाना है बहुवचन के अंदर, और पुल्लिंग का करेंगे तब ते लगाना है। ते जगंती, ताओ जगंती। ते जगंती, ताओ ताओ जगंती। जगंती। हाँ, हाँ, मैं आपको जिसको बोलूंगी वो सेंटेंस बनाएंगे। संगीता जी कटारिया, सेंटेंस फॉर्म करिए। ते परिक्रमन्ति, हाँ, ताओ परिक्रमन्ति। यस, वेरी गुड। लीला जी कर्णावत, एक सेंटेंस बनाओ। श्रेया, एक सेंटेंस फॉर्म करिए। जी ते शयन्ति और ताओ शयन्ति। यस, वेरी गुड। ते शयन्ति, ताओ शयन्ति। हाँ, और कौन बनाएगा सेंटेंस? मैं बनाती हूँ मतलब। हाँ, कौन? पूजा ताथेड़। हाँ, पूजा ताथेड़। हाँ। हाँ, ते जगंती, ताओ जगंती। हाँ, यस, वेरी गुड। और आगे शारदा जी बेटमुथा, अनम्यूट करके एक सेंटेंस बनाओ। ते नच्चन्ति, ताओ नच्चन्ति। हाँ, आशा जी एक सेंटेंस फॉर्म करिए। मतलब मैं नहीं किया अभी, वापिस करो। क्या? ते खेलन्ति, ताओ खेलन्ति। ये कौन, किसकी आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट करिए, नहीं तो मैं ऑल म्यूट करती हूँ, वापस सब आप म्यूट कर देते हो, अनम्यूट हो जाते हो। ते लुक्कन्ति, ताओ लुक्कन्ति। हाँ, कौन बोल रहा है? श्वेता बेदमुथा। अच्छा, हाँ, शशि जी एक सेंटेंस बनाओ। आपका म्यूट है, अनम्यूट करके फिर बोलिए। हाँ, ते लुकंती, ताओ लुकंती। यस, वेरी गुड। अभी कौन बचा? देवेश जी बोलिए एक सेंटेंस। ते हसन्ति, ताओ हसन्ति।
हाँ, चंद्र सिंह कोठारी बोलिए एक सेंटेंस। कौन है और? हाँ, पूजा तथेड़ हो गया है। श्वेता बेदमुखा ने बोला है, श्रेया ने बोला है। हाँ, और किसने नहीं बोला है वो अनम्यूट करके बोलिए, बाकी सब म्यूट हो जाइए। ते उल्लसन्ति ताओ उल्लसन्ति। हाँ, ते उल्लसन्ति ताओ उल्लसन्ति। हाँ, बस। सभी को आया समझ में? हाँ मारा सर। हाँ, तीनों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों समझ में आ गए? हाँ मारा सर। यस हाँ, अच्छा ये रहा देखो, सा का, सा हसई, सा जगई, सा नचई, सा खेलई। हाँ, ये उसका है। हाँ, तो ये आपका, ये आज का सेशन पूरा हो गया है। आपको अब जो इसमें जो क्रियाएं दे रखी है उनके 10 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। तो वह नेक्स्ट संडे को उसका आपको ओरल एक्टिविटी रहेगी, नेक्स्ट संडे। और संडे के दिन, कल संडे के दिन आपको जो ड्रामा सेशन लिया था उस ड्रामा की 2 लाइन्स आपको मीनिंग बताने हैं। और वो 11 से 12 सेशन रहेगा। और साथ में जो आपके आगम का है छेद सूत्र का, छेद सूत्र की भी आपको ओरल एग्जाम रहेगी 11 से 12 सभी संडे कल। ध्यान रखिए, उसका आपके मार्क्स भी इंक्लूड होंगे और लिंक आपको शाम को दे दी जाएगी। सभी को क्लियर हो गया ना आज का सेशन पूरा? हाँ हाँ मारसा वो मथे नंदा में मारसा हाँ, सूत्र के जो प्रश्न आपने दिए थे उसमें 2-4 प्रश्नों के उत्तर नहीं थे मारसा। कौन से? जैसे आवश्यक सूत्र के कितने अंग है, 6 अंग है बताया। फिर हाँ। आवश्यक सूत्र के अंगों के नाम बताइए, तो नाम नहीं लिखा हुआ था। जैसे यही आएगा ना, सामायिक, 24 अंग। हाँ, यही है, अंगों के नाम यही है, 6 आवश्यक है। 6 आवश्यकों के जो नाम है वही अंग वही कहलाते हैं। हाँ मारसा, हाँ, जो प्रश्न के नहीं थे मैं देख रही हूँ। हाँ। भगवान महावीर का अंतिम उपदेश कौन सा है, तो अपन उत्तराध्याय सूत्र ही लिखना चाहिए। भगवान महावीर के आपके उसमें पीपीटी में दिया होगा। नहीं ना वैसे इसकी जवाब नहीं है पीपीटी में। अंतिम उपदेश अगर बोला है तो उत्तराध्ययन रहेगा। और ऐसे उपदेश तो भगवान की ही सारी मूल वाणी है ना, सारे नहीं, ये जो आपने मूल सूत्र के जो प्रश्न उत्तर दिए है ना हमारे साथ पीपीटी, हाँ, उसमें भगवान महावीर का अंतिम उपदेश कौन सा है ऐसा प्रश्न है, तो उत्तराध्याय सूत्र ही लिखेंगे ना। अंतिम उपदेश तो उत्तराध्ययन ही लिखेंगे ना, मूल सूत्रों की अपेक्षा से उत्तराध्ययन ही लिखना। हाँ बहुत शौक है। हाँ, अभी आपको आज देखो अभी कौन कौन से हो गए अपने। हमें दिखाते रहे। अब छेद सूत्र हो गए हमारे साथ। हाँ, छेद सूत्र हो गए और सब हो गए ना आगमों में। आप बताओगे क्या कौन कौन से हो गए? 11 अंग, 12 उपअंग, Yes, 4 मूल सूत्र, 4 छेद सूत्र हो गए हमारे साथ। yes, आवश्यक सूत्र। हाँ, 32वां आवश्यक सूत्र, ठीक हाँ। है, ये हो गए। अब अपने को आगमिक व्याख्या साहित्य करना है। हाँ, आगमिक व्याख्या साहित्य का मतलब क्या है? आगमों के को समझने के लिए आगमों में जो भी सीक्रेट है, यानी शब्दों के यथा योग्य अर्थ क्या करने चाहिए, सबको समझाने के लिए जो अन्य आचार्यों ने उसको स्पष्ट करने के लिए जो भी लिखे, जो कमेंट्रीज लिखी, वो सब आगमिक व्याख्या साहित्य कहते हैं उसको।
इसका हमारा जो जैन लिटरेचर है, साहित्य का मतलब लिटरेचर होता है, तो एक तो आगम साहित्य है और एक आगमिक व्याख्या साहित्य है। आगम साहित्य में आपने समझा कि 11 अंगों की रचना किसने की थी? आपने अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य 2 सीखे ना, थोड़ा सा रिवाइज भी करना चाहिए ना पिछला। हाँ हाँ? अंग प्रविष्ट का मतलब जो डायरेक्टली तीर्थंकरों ने जो वाणी फरमाई और उसको अंग आगम बोलते हैं, और जो गंधर्वों ने या अन्य आचार्यों ने अन्य स्थविरों ने जिनकी रचना की अंगों के आधार पर, उनको क्या बोलते हैं? उपांग। हाँ, और मूल सूत्र पूर्वों का संकलन करके, पूर्वों में से निकाल करके जो संकलित किया गया है वो मूल, और छेद सूत्र कौन से है? प्रायश्चित सूत्र है। ठीक है, शॉर्ट में। अब आगमिक व्याख्या साहित्य का जो विषय है उसमें फर्स्ट लाइन में दिया कि जो गंभीर विषयों का सूत्र में निरूपण हुआ है। आवाज क्यों इतनी आ रही है सबकी? हमको बहुत जोर पड़ता है। देखो इसमें लिखा है ना, जो गंभीर विषय है, यानी जो समझने में कठिन विषय है, गूढ़ है, जैसे सेकंड लाइन में लिखा आगमों के समस्त गूढ़ रहस्य, उनके विषयों को सीधा समझ में नहीं आता है, तो उसको अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से समझना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आगमिक रहस्य और सम्यक विषयों को समझने के लिए जैनाचार्यों ने विस्तार से व्याख्या प्रस्तुत की गई। जैसे अभी कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना अपने यहाँ पे, जैसे मान लो समवसरण, अभी नया नया कोई भी समवसरण सुनेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या है। हा? तो अगर आगम में मान लो समवसरण का ऐसे ही वर्ड आ गया तो उसका कोई डिटेल नहीं दिया, तो आगमिक व्याख्या साहित्य में क्या मिलेगा? उसका डिटेल्स मिलेंगे कि वो समवसरण तीर्थंकरों का लगता है, कितना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा होता है, देवता उसकी रचना करते हैं, तो उसका सारा वो डिटेलिंग किधर आएगी? व्याख्या साहित्य में आएगी। आ रहा है आपको समझ में? और व्याख्या साहित्य क्या करता है? आगम के जो विषय है उसको समझने के लिए विस्तार से व्याख्या करना। इसमें इस परंपरा में विविध आगमिक साहित्य का निर्माण हुआ, यानी कई आचार्यों ने इसके ऊपर साहित्य लिखा। जैनागमों पर 5 प्रकार का व्याख्या साहित्य उपलब्ध होता है। आगमिक व्याख्या साहित्य के कितने भेद है? 5 भेद है। कौन कौन से? पहला है निरुक्ति। देखो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, जो आपने कभी सुना ही नहीं ना। आगम सुने आपने, लेकिन आगमों के ऊपर भी कुछ आगे भी है क्या पढ़ने के लिए? तो बोलते हैं हाँ बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो ये 5 और भी है डिटेल्स। पहला निरुक्ति। हाँ, ये सभी को मालूम नहीं रहता है, आप अच्छी तरह से समझ लो इसको। पहला निरुक्ति है, दूसरा है भाष्य। आप भी बोलेंगे तो आपको बोलना आएगा। पहला क्या है? निरुक्ति। दूसरा भाष्य। और तीसरा है चूर्णी। 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 चौथा है टीका। टीका। पांचवा है टब्बा। टप्पा। हाँ, ये टब्बा जो है वो लोक भाषा में लिखित साहित्य, मतलब जो जन भाषा है जहाँ जहाँ की, उस लोकल लैंग्वेज में जो लिखा गया साहित्य उसको टब्बा बोलते हैं। आया पाठ? ये एक एक बार बोलिए वापस। पहला कौन सा है व्याख्या साहित्य? निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी, चूर्णी। चूर्णी वापस बोलिए। अभी कौन बोल रहा है? चूर्णी। चूर्णी। हाँ, चूर्णी। र इधर है ना, रेफ है। चूर्णी। हाँ, चूर्णी, फिर टीका और टब्बा। टब्बा। अब नेक्स्ट है, सबसे पहले निरुक्ति साहित्य समझना है। सबसे पहला भेद क्या आया? निरुक्ति आया ना। तो निरुक्ति किसको कहना चाहिए? तो बोलते हैं निरुक्ति, इसकी लैंग्वेज क्या थी? कौन से लैंग्वेज में लिखा गया? तो प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। हाँ, और ये कौन सी, इसकी स्टाइल क्या थी? तो पद्यबद्ध टीका है। पद्यबद्ध यानी आपको मालूम है पद्य किसको बोलते हैं?
पहले भी आ चुका है ना पद्य। काव्य के रूप में। यस, किसने बताया? ध्यान आशा रखना। विघ्नोत्सव। हाँ, आशा जी, अभी सभी को ध्यान रखना है, आगे भी आता रहेगा ये, ठीक है। तो पद्य, पद्य का मतलब गाथाओं में, पोएट्री में, ऐसे गाने योग्य जो गेय होता है उसको पद्यबद्ध बोलते हैं। जो गाने योग्य होता है उसको बोलते हैं पद्यबद्ध। टीकाएं यानी कमेंट्री, वही व्याख्या साहित्य। टीकाएं निरुक्तियों के नाम से जानी जाती है। टीका का मतलब अभी जो आपको समझाए ना, जैसे समावसरण है तो समावसरण का डिटेलिंग उसको टीका भी बोलते हैं, है ना। तो पद्यबद्ध टीकाएं निरुक्तियों के नाम से जानी जाती है। निरुक्ति का क्या अर्थ है? तो बोलते हैं सूत्र में जो विद्यमान अर्थ है उसकी व्याख्या करना, यानी निरुक्तियों की व्याख्या शैली निक्षेप पद्धति है। निक्षेप का मतलब रखना, यानी जो जिसके अनुकूल है मीनिंग, जिस शब्द का मीनिंग जिसके अनुकूल है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे समावसरण है, समावसरण का कुछ और भी मीनिंग हो सकता है, लेकिन अगर समावसरण तीर्थंकर परमात्मा के संदर्भ में बोला गया है तो वह एक धर्म सभा है ना। तो जो शब्द जहाँ पर जिसके योग्य होता है उस प्रसंग के लिए उपयुक्त शब्द को स्पष्ट करना, ये निरुक्ति का उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में वापस क्या आवाज, अब जब आप बोलोगे तो अनम्यूट करना, बहुत आवाज आ रही है। तो दूसरा का क्या बताया? दूसरे शब्दों में फिफ्थ लाइन, सही दृष्टि से शब्द के साथ अर्थ का संबंध स्थापित करना ही निरुक्ति है। आया ना समावसरण का जो तीर्थंकर परमात्मा का है उसका आगम में कहीं आएगा उस संदर्भ में, तो वो अर्थ ही लेना है। ये निरुक्ति हमें स्पष्ट करती है, ठीक है। तो ये किस शैली में लिखी गई है? प्राकृत गाथाओं में लिखी गई है। और निरुक्तियां विषय संक्षिप्त रूप से प्रतिपादन करती है, विषय को बहुत शॉर्ट में बोलती है, यानी इतना शॉर्ट है कि विवेच्य विषय को समझाने के लिए इन निरुक्तियों में अनेक दृष्टांत और कथानक का उपयोग किया गया है, लेकिन वो सिर्फ उल्लेख मात्र है, उसका विशेष वर्णन नहीं मिलता। जैसे मान लो आपको काया संयम की बात बोली है ना, कि अपने शरीर को संयम में रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। तो वहां पर उन्होंने दृष्टांत दिया, कोई ना कोई एग्जाम्पल दिया, तो उसमें जैसे टॉर्टॉइस का एग्जाम्पल दे दिया, मेंढक, तो ऐसे ही दे दिया जैसे मेंढक। तो अभी जैसे मेंढक बोला तो आपको समझ में नहीं आएगा। कछुआ, कछुआ, सॉरी, जैसे कछुआ, है ना। तो सिर्फ ऐसे बोलेंगे तो समझ में नहीं आता है। तो निरुक्तियों ने क्या किया कि स्पष्ट तो किया, लेकिन उसको अच्छी तरह से विवेचन वहां पर नहीं मिलता, एकदम शॉर्ट में संकेत ही मिलता है। इस दृष्टि से यह साहित्य इतना सांकेतिक है कि उन्हें भाष्य और टीका के बिना सम्यक प्रकार से नहीं जाना जा सकता। मतलब उसको भी और स्पष्ट करने की जरूरत है, वो भी पूरा स्पष्ट नहीं है निरुक्ति में, इसलिए फिर भाष्य, टीका, डब्बा, ये सब लिखने की और जरूरत पड़ी आगे आगे। हाँ, तो कहते हैं कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, ऐसी शॉर्ट क्यों रखा? तो कहते हैं कि शायद कंठस्थ करने की परंपरा थी ना उस समय। आगम तो बाद में लिखे गए, देवंतिकनिक क्षमाश्रवण के टाइम में। आपको नेक्स्ट क्लास में ये समझाया जाएगा कि जो सेमिनार्स हुए थे तो किस समय क्या क्या हुए थे और क्या क्या आगम किस समय लिखे गए थे। उससे पहले सब ओरली था, गुरु शिष्य को ओरली बोलते थे और आगे आगे वो चलता था। तो कहते हैं कि कंठस्थ करने के लिए फिर विवेचन मुश्किल होता है। अगर कंठस्थ करना है तो फॉर्मूला के रूप में, सूत्र के रूप में ही कंठस्थ किया जा सकता है, उसका अर्थ तो विवेचन से खुद भी लगा सकते हैं। तो हो सकता है कि इसलिए उन्होंने निरुक्तियां संकेत शैली में लिखी। अभी व्याख्या साहित्य में सबसे पहले
निरुक्तियां लिखी गई, इसलिए वो क्या है, बहुत प्राचीन है, मतलब पुरानी है। कौन हुए थे निरुक्तिकार? तो बोलते हैं भद्रबाहु स्वामी हुए थे। अब ये भद्रबाहु स्वामी क्या वो है जो जिन्होंने 14 पूर्व के थे ना शुद्ध केवली? तो बोले नहीं, ये 6 सूत्र के रचयिता भद्रबाहु से अलग है ना। मतलब ये भद्रबाहु शुद्ध केवली नहीं है जिन्होंने निरुक्तियां लिखी। इन्होंने आगम संकलन काल ईस्वी सन की 4वीं-5वीं शताब्दी के लगभग से ही निरुक्तियां लिखना प्रारंभ कर दिया था। आपको आइडिया लगा क्या? ईस्वी सन की 4वीं-5वीं शताब्दी यानी अभी का जो अभी हमारी सेंचुरीज चल रही है, उसमें 4th-5th सेंचुरी में निरुक्तियां लिखी गई। और भगवान के उपदेश कब के हैं? बताओ शारदा जी। ईसा ईस्वी सन का है कि ईसा पूर्व का है? ईसा पूर्व का है, ईसा पूर्व का। हाँ, ईसा पूर्व की 5वीं-6वीं शताब्दी है ना। हाँ माँ। और निरुक्तियां लिखी गई ईस्वी सन की 4वीं-5वीं शताब्दी है ना। तो दोनों बहुत डिफरेंस है। तो भद्रबाहु स्वामी भी उस समय के और ये काफी डिफरेंस है, काल का 1000 वर्ष का डिफरेंस हो जाता है। तो भद्रबाहु ने 10 सूत्रों पर निरुक्तियों की रचना की। अब आपको ध्यान रखना है कौन से 10, क्योंकि आगे आगे ना भाष्य में भी आपको कुछ इसमें से ही लेने पड़ेंगे, टीकाओं में भी ऐसे इसी में से लेने पड़ेंगे। तो आपको फर्स्ट बेस ये तो आपको अच्छी तरह से होना चाहिए। निरुक्तियां कौन कौन सी लिखी गई? तो आवश्यक निरुक्ति, यहाँ पर निरुक्ति आगे नहीं दिया है, लेकिन आपको जब निरुक्ति में लिखेंगे तो आपको समझना है कि आवश्यक के आगे निरुक्ति लगाना है। हाँ, तो पहली कौन सी है? आप पढ़िए, अनम्यूट करके बोलिए आशा जी। आवश्यक निरुक्ति। आवश्यक निरुक्ति। हाँ, एक दूसरे जने बोलिए दूसरी। दशवेकालिक निरुक्ति। हाँ, एक एक जना एक एक बोलिए। तीसरी, उत्तराध्याय हाँ, चौथी, निरुक्ति। चौथी, आचारांग निरुक्ति। यस, 5वीं, कृतांग, हाँ, सूत्र कृतांग नियुक्ति। यस, आगे 6ठी, दशाश्रुत स्कंद निरुक्ति। हाँ, दशाश्रुत स्कंद। ये वापस 6 सूत्र आ गए, देखो दशाश्रुत स्कंद 6 सूत्र है ना। नेक्स्ट 7, बृहत कल्प निरुक्ति। हाँ, फिर 8वीं, व्यवहार नियुक्ति। 9, प्रज्ञप्ति निरुक्ति। हाँ, देवेश कहाँ गया? देवेश 10 ऋषि भाषित निरुक्ति। यस महाराज। हाँ, अभी इनमें देखो कौन सी निरुक्तियां अभी नहीं मिलती है, तो कौन सी बोली? ऋषि भाषित और सूर्य प्रज्ञप्ति की निरुक्तियां अप्राप्य है, यानी इस समय अवेलेबल नहीं है ना। आपके दुकान में आप माल बेचते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ग्राहक आपको पूछने आते हैं कि भाई ये है क्या? तो आप बोलेंगे अभी नॉट अवेलेबल, अभी अवेलेबल नहीं है। हम रखते हैं लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से ये जो निरुक्ति है कौन सी? ऋषि भाषित और सूर्य प्रज्ञप्ति, ये कौन सी? ये है ना, मिलती नहीं है। इसके अतिरिक्त पिंड निरुक्ति और ओग निरुक्ति का भी उल्लेख मिलता है। मतलब ये 10 निरुक्तियों में पिंड निरुक्ति, ओग निरुक्ति नहीं है, समाविष्ट नहीं है, लेकिन इनका भी उल्लेख कहीं कहीं मिलता है। इसमें मुनियों के आचार का वर्णन है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। और कहीं कहीं पर उनकी गणना 45 मूल आगमों में की गई है, पिंड निरुक्ति और ओग निरुक्ति। कुछ परंपराएं ओग निरुक्ति को आवश्यक निरुक्ति और पिंड निरुक्ति को दशवेकालिक निरुक्ति का अंश मानकर स्वतंत्र नहीं मानती। मतलब कुछ अलग मानते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये दशवेकालिक में और आवश्यक निरुक्ति में इसका वर्णन मिल जाता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से नहीं लेते। वापिस आवाज।
हाँ, इसके बाद भद्रबाहु की जो निरुक्तियां है, निरुक्तियों के रचनाकार कौन है अभी बताया था ना, भद्रबाहु स्वामी। हाँ, तो इनकी निरुक्तियों का विषय क्या है, तो बोलते हैं श्रवण जीवन से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा है। जैसे आवश्यक निरुक्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवश्यक निरुक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निरुक्ति है, जिसके बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी अंतर कथाएं, बहुत सारे उसके जो विषय है वो बहुत पॉपुलर है आवश्यक निरुक्ति के। सभी म्यूट है ना, आवाज? हाँ, सभी को आवाज आ रही होगी मेरी। तो यहाँ बोला है कि आवश्यक निरुक्ति का विषय क्या है, तो बोलते हैं कि श्रमण जीवन के जो विधि विधान है, यानी उनके डूज एंड डोंट्स है ना, क्या क्या नेसेसरी है उनको करना, क्या क्या करना चाहिए, उनका बहुत शॉर्ट में बट वेरी सुव्यवस्थित है, बहुत अच्छी तरह से सिस्टमैटिक रूप से निरूपण हुआ है। आवश्यक निरुक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो ये भी एक विशेषता, और ये भी है कि उसमें पांचों ज्ञानों का वर्णन है, षड आवश्यक का वर्णन है। अभी अभी किसी ने प्रश्न किया था कि आवश्यक सूत्र के 6 अंग कौन से हैं, तो वहां पर मैं एक ही लाइन में लिख रही थी, इसलिए वहां पर लिखा नहीं है। तो षड आवश्यक में अपने जो प्रतिक्रमण में है ना, आवश्यक पहला सामयिक, दूसरी वंदना, दूसरा 24 तीसरी वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा कायस्थ और छठा प्रत्याख्यान। हाँ, ये 6 अंग उसमें लिखने हैं आपको। जी मैम। षड आवश्यक के प्रथम आवश्यक सामयिक, जो पहला आवश्यक कौन सा है, षड आवश्यक में सामयिक आवश्यक है। सामयिक आवश्यक में सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो, नवकार मंत्र पढ़ते हो। तो बोलते हैं नवकार मंत्र के ऊपर उत्पत्ति निक्षेप पद, उत्पत्ति यानी इसके एक एक अक्षरों की उत्पत्ति, उसको अलग अलग ढंग से निक्षेप यानी रखना, जैसे कमल का पुष्प बनाकर एक एक पंखुड़ियों के ऊपर स्थापित करना, पदों को एक एक चक्रों के ऊपर स्थापित करना, ये सब 11 दृष्टियों से इसमें विचार किया गया है। किसमें, आवश्यक निरुक्ति में। नमस्कार मंत्र के उत्पत्ति निक्षेप पद आदि 11 दृष्टियों से विचार किया गया है, जो ध्यान पद्धति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य आदि अन्य निरुक्तियां भी इंपॉर्टेंट है। इनमें लौकिक कथाओं एवं सूक्तियों के माध्यम, लौकिक कथाएं जो अपनी प्रचलित कथाएं होती है उसको लौकिक कथाएं बोलते हैं, जो लोक व्यवहार में बहुत प्रसिद्ध होती है, जैसे आपने होली, दिवाली, ये सब कथाएं बहुत पॉपुलर है ना, मतलब सारे लोग इसको मनाते हैं, तो इन कथाओं को समझते हैं, तो उसको लौकिक कथाएं बोलते हैं। और सूक्तियों के माध्यम से, सूक्तियां यानी छोटे छोटे से सुभाषित, जैसे आधचल गगरी छलकत जाए, ये क्या है, सूक्ति है ना, तो उसके माध्यम से अर्थ को समझाने का प्रयत्न किया गया है। अब इनमें विषय कौन सा है निरुक्तियों में, तो बोलते हैं इनमें जैन तत्व ज्ञान है, पौराणिक परंपराएं है, जैसे हमारे 24 तीर्थंकर के चरित्र है, उनकी परंपरा है, अर्ध ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ये सब इसमें है। उसमें जैन संस्कृति, कल्चर कैसा है जैनियों का, उनका लाइफस्टाइल, जीवन व्यवहार कैसा है, ये चिंतन हमें कहाँ से मिलता है, निरुक्तियों में मिलता है। इसलिए निरुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड क्या है, भाष्य, सेकेंड क्या है, भाष्य साहित्य। सभी जने सुन रहे हो कि नहीं, कहाँ है सब? नींद तो नहीं ले रहे ना? हाँ, पूछना कहीं पर नहीं समझना है तो। अब सेकेंड कौन सा है, पहला निरुक्ति हुआ, अभी सेकेंड है भाष्य। भाष्य क्या है, तो बोलते हैं निरुक्ति, आपको बताया ना, निरुक्ति भी क्या है, सांकेतिक भाषा, यानी एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसलिए गूढ़ सूत्रों के तात्पर्यों को समझने के लिए निरुक्तियों में भी छिपे हुए जो
मीनिंग है उसको स्पष्ट करने के लिए फिर आगम व्याख्याएं जो लिखी गई उसके ऊपर, निरुक्तियों के ऊपर, उसको क्या बोलने लगे? भाष्य साहित्य। ठीक है, तो उसको भाष्य साहित्य के रूप में वो पॉपुलर हो गए। तो भाष्य के उसका क्या स्टाइल है, मतलब उसकी रचना किस तरह से हुई है, क्या है स्टाइल उसकी, वर्णन शैली क्या है? तो बोलते हैं वो भी प्राकृत गाथाओं में लिखी गई। भाष्य भी बहुत संक्षिप्त ही है। निरुक्तियों और भाष्यों की शैली बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि दोनों ही गाथाओं में है और दोनों प्राकृत में है, इसलिए गाथाएं भी बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि उसी के ऊपर लिखी है ना, निरुक्तियों पे ही भाष्य लिखे गए हैं, इसलिए गाथाएं भी मिक्स हो जाती है। भाष्य साहित्य में अर्धवाक्य प्राकृत के साथ साथ, लेकिन भाष्य की विशेषता क्या है? यहाँ पर प्राकृत अर्धवाक्य के अलावा मागधी और शोधसेनी प्राकृत का भी प्रैक्टिकली प्रयोग मिलता है, वो भी उसके अंदर है। इसलिए ये विशेषता है भाष्यों की, अर्धमागधी प्राकृत भी है, मागधी और शोधसेनी के भी उसमें शब्द मिलते हैं। आप लोग प्राकृत सीख रहे हैं ना, तो धीरे धीरे आपको ये सब पता चलेंगे कि वर्ड्स में क्या फर्क, थोड़े बहुत फर्क होते हैं। अब भाष्यों का लेखन काल कौन सा है? तो ईसवी सन की 4वीं-5वीं शताब्दी। निरुक्तियों का कौन सा था, याद है आपको? किसी को याद? अभी का ईसा 5वीं-6वीं शताब्दी। ईसवी सन की बोलना, ईसवी सन की 4वीं-5वीं दोनों का वही है। निरुक्ति का भी क्या है? ईसवी सन की 4वीं-5वीं शताब्दी, और भाष्य का भी ईसवी सन की 4वीं-5वीं शताब्दी ही है। ठीक है, अब भाष्यकार कौन कौन से हुए? तो बोलते हैं संघदास गणिक क्षमाश्रमण और जिनभद्र गणिक क्षमाश्रमण। आपको पढ़ना आया क्या? संघदास गणी और जिनभद्र गणी। भद्रगणी। हाँ, दोनों भद्रगणी का सुना हुआ है, ये संघदास गणी का नहीं सुना। तो संघदास गणी के भाष्यकार हुए और जिनभद्र गणी के भी भाष्यकार है, क्योंकि ये जिनभद्र गणी का मिलता है ना, प्रचलित है ज्यादा, इसलिए सभी आगम ग्रंथों पर भाष्यों की रचना नहीं हुई है। कुछ भाष्य निरुक्तियों पर लिखे गए और कुछ मूल सूत्रों पर लिखे गए। अब नीचे यहाँ पे नाम दिए, देखो थोड़ा थोड़ा फर्क है। जो निरुक्ति है ना, उसका कुछ मिलते जुलते ही है, जैसे आवश्यक है, दशकालिक, उत्तराध्ययन, व्यवहार, ओम निरुक्ति, पिंड निरुक्ति, निषिद्ध, जीत, कल्प। और ये कल्प के 3 भेद हो गए, बृहत कल्प भी है, पंचकल्प भी है और जीत कल्प भी है। इस तरह से इसके भेद होते हैं। अभी सभी भाष्यों के रचयिता आचार्यों के नाम मिलते नहीं है। बृहत कल्प, लघु भाष्य और पंचकल्प, इनके रचयिता संघदास गणी है, ये ध्यान रखना है। आपको बृहत कल्प के बारे में बताया है ना पहले, याद है क्या किसी को? जी महाराज साहब। क्या याद है आपको उसके बारे में? बृहत कल्प में सभी श्रवणों का ज्यादा वर्णन दिया हुआ है उसके अंदर सब पूरा। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने आपको कि पहले बृहत कल्प को बृहत कल्प नहीं बोलते थे, कल्पसूत्र। यस यस। हाँ, तो इस कल्पसूत्र के नाम से ये प्रसिद्ध है, लेकिन क्योंकि कल्पसूत्र पर्युषण में फिर पढ़ने की परंपरा हो गई, तो फिर बृहत कल्प को अलग प्रायश्चित सूत्रों में डाल दिया। लघु भाष्य और पंचकल्प, महाभाष्य, इनके रचयिता, ये पंचकल्प जो है वो भी छोटे छोटे जो कल्प सूत्र के पर्युषणा कल्प, ऐसे कुछ कुछ अलग बना दिए। महाभाष्य, इनके रचयिता कौन है? संघदास गणी है। और विशेषावश्यक भाष्य और जीत कल्प भाष्य के रचयिता जिनभद्र गणी क्षमाश्रम है।
प्राचीन श्रमण जीवन और संघ के इतिहास और परंपराओं को जानने की दृष्टि से भाष्य साहित्य इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? तो जो प्राचीन श्रमण पद्धति थी, साधुओं का जीवन, और जो संघ का, हमारे चतुर्वेद संघ का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, और जो ट्रेडिशन है, उसको जानने की दृष्टि से भाष्य साहित्य बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या मिलता है? तो बोले बहुत सारी प्राचीन अनुश्रुतियां मिलती है। अनुश्रुतियां मतलब सुनी हुई बातें, जो पहले जमाने में जो चलती थी, वो बहुत सारी सुनी हुई बातें उसमें स्टोर की हुई है। लौकिक कथाएं भी है, मुनियों के परंपरागत आचार विचार की विधियों का भी प्रतिपादन हुआ है। जब व्यवहार सूत्र पढ़ाया था ना आपको, तब बताया था कि कुछ आगम व्यवहार होता है, कुछ ट्रेडिशनली चलता है, जीत व्यवहार होता है, कुछ आज्ञा व्यवहार होता है। तो ये सब इनमें मिलते हैं विशेषावश्यक भाष्य में। विशेषावश्यक भाष्य में जैन आगमों में वर्णित ज्ञान, प्रमाण, नय, निक्षेप, स्याद्वाद, कर्म सिद्धांत, आचार, इन सभी विषयों का विवेचन अत्यंत सहज रूप से हुआ है। बहुत बड़ा है विशेषावश्यक भाष्य, तो उसमें कोई भी विषय छूटा हुआ नहीं है। ज्ञान भी है, प्रमाण, नय, निक्षेप, स्याद्वाद, कर्म का, आचार का, सभी विषय उसमें गुंथे हुए हैं। जो जैन दार्शनिक सिद्धांत है, फिलोसॉफिकल जो टच है, उसके साथ साथ जैन आगम साहित्य की मान्यताओं का तार्किक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। मतलब जो फिलॉसफी से रिलेटेड विषय है, वो भी हमारे साइकोलॉजिकली बहुत जरूरी है। यह सब उसमें विश्लेषण मिलता है। जीत कल्प भाष्य में जीत व्यवहार के आधार पर प्रायश्चित दिए जाते हैं। अभी अभी आपको बताया कि जीत कल्प, आपको जीत व्यवहार का एक एग्जाम्पल दिया था, याद है क्या किसी को? हाँ, वो 5 नाम, आज्ञा, निर्देश, ये जीत व्यवहार। हाँ, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया था, देखो आपको कुछ याद हो तो। जैसे बताया था ना कि तीर्थंकरों का जब च्यवन होता है, जन्म होता है, तब देवता हाजिर होते हैं, इंद्र हाजिर होते हैं। तो कोई भी तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो सभी का जन्माभिषेक मनाते हैं। तो ये देवताओं का क्या है? जीत व्यवहार है। क्या है? जीत व्यवहार। ओके। जैसे साधु साध्वी है, तो आपको साधु साध्वियों को मत्थे मंदामी बोलना है, गोचरी पानी आपको बहराना है, उनकी ज्ञान आदि जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उसको सेवा करके दे करके फिर आपको लाभ लेना है। उनको 14वां व्रत, आपका जो 12वां व्रत है, 14 प्रकार की वस्तुएं आपको उनको दान देनी चाहिए, श्रमणों को। ये सब क्या है? श्रावकों का जीत व्यवहार है। किसके साथ? श्रमणों के प्रति, साधु साध्वियों के प्रति। ये उनका जीत व्यवहार, यानी हमेशा ही रहा है यही व्यवहार, हमेशा ट्रेडिशनली इसी तरह से चल रहा है कि श्रावक श्राविकाएं साधु साध्वियों को ज्ञान, दर्शन, चारित्र में उपयोगी सभी चीजें देकर के अपनी निर्जरा करता है। अपना 12वां व्रत उसका पूरा होता है, उसकी अपनी कर्म निर्जरा होती है, उसको अपना लाभ मिलता है निर्जरा का और पुण्य का। ये क्या है? श्रावकों का जीत व्यवहार है। क्या है? जीत व्यवहार। हाँ, श्रावक श्राविकाओं का जीत व्यवहार है। साधु साध्वियों का जीत व्यवहार है कि वो आपको भगवान की वाणी समझाते हैं, सिखाते हैं, उसके रहस्यों को समझाते हैं। ये साधु साध्वियों का जीत व्यवहार है ना? तो ये जीत कल्प भाष्य में जीत व्यवहार के आधार पर प्रायश्चित दिए जाते हैं। बृहत कल्प लघु भाष्य में श्रमणों के आचार विचार तार्किक दृष्टि से, यानी तर्क को समझ में आए, बुद्धि को समझ में आए, इस तरह से बहुत डीपली उसका विवेचन किया गया है। यह भाष्य ग्रंथ तत्कालीन सामाजिक, क्योंकि ये ईस्वी सन की 4th-5th सेंचुरी है, तो उस समय में समाज की व्यवस्थाएं क्या थी, रिलीजियस पॉइंट में कैसे समाज धर्म में क्या क्या करता था, राजनीतिक पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थे उस समय, राजा थे या डेमोक्रेसी राज्य, प्रजातंत्र राज्य था क्या, ये सब
या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सब परिस्थितियों की झलक उसमें मिलती है। झांकी भी प्रस्तुत करता है। निशित भाष्य में अनेक सरस एवं मनोरंजक कथाओं के माध्यम से, निशित भाष्य जो भाष्य है तो बोलते हैं उसमें क्या है, उसमें स्टोरीज है। कौन सी? मनोरंजक, मन को अच्छी लगने वाली, मन को एंजॉयमेंट मिलती है ऐसी स्टोरीज है उसमें, जो सरस है यानी बहुत अच्छी है, दिलचस्प। विविध श्रवणाचार का निरूपण हुआ, लेकिन कथाओं के माध्यम से भी शिक्षा क्या दी है? श्रवण के आचार व्यवहार की। व्यवहार भाष्य में श्रवण के आचार व्यवहार, तप, आलोचना, प्रायश्चित, बाल दीक्षा की विधि और प्रसंगवश देशों के विभिन्न कंट्रीज के जो रीति रिवाज है उसका भी वर्णन किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आगमों में केवल एक ही चीज मिलती है। आपको समझ में आ रहा है ना, आगमों में, उनके निरुक्तियों में, उनके भाष्यों में सब कुछ मिलता है। आचार भी मिलता है, दर्शन भी मिलता है, सोशल कंडीशंस भी मिलते हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस भी मिलते हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, वो क्या करते थे, सब बातें उसमें, धर्म, दर्शन और मनोविज्ञान सब भाष्य साहित्य में मिलता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास की दृष्टि से अगर हम सोचे, इंडियन कल्चर को भी इसका बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के द्वारा आगे के जनरेशन्स को पता चलता है कि उस समय कैसी सभ्यता चलती थी, इसलिए ये अनमोल निधि है। चूर्णी साहित्य, चूर्णी साहित्य अभी थर्ड प्रकार का साहित्य। पहला कौन सा है? निरुक्ति, दूसरा भाष्य, तीसरा चूर्णी। अभी चूर्णी का मतलब क्या है? तो बोलते हैं निरुक्ति और भाष्य साहित्य को समझ में नहीं आता, उसके जो शब्द है उसको समझने के लिए फिर वापस चूर्णियां लिखी गई, वो भी पद्यबद्ध यानी श्लोकों में, गाथाओं में, काव्य रूप में थी। आगमों के गूढ़ सूत्रों को अधिक स्पष्टता और विशदता से बोधगम्य करने के लिए गद्य में व्याख्या करने का क्रम चला, जो चूर्णी साहित्य के रूप में प्रचलित हुआ। अब देखो, निरुक्ति और भाष्य पद्यबद्ध थे, लेकिन चूर्णी क्या है? गद्य है। चूर्णियां प्राकृत में नहीं लिखी गई, लेकिन संस्कृत का भी इसमें प्रयोग मिलता है। तो चूर्णी की भाषा मिश्र प्राकृत कहलाती है। चूर्णियों के कर्ता कौन है? जिनदास गणी महत्तर। इनका समय 6वीं-7वीं शताब्दी माना गया है। अब ये चूर्णी क्या है? निरुक्ति और भाष्य तो किसमें थे? ईस्वी सन की 4वीं-5वीं शताब्दी में थे, लेकिन अभी ये जो है चूर्णी वो किसमें मिलती है? 6वीं शताब्दी में, 6वीं और 7वीं शताब्दी। हाँ। अब चूर्णियां किस किन आगमों में मिलती है बताइए, अब आप पढ़िए इसको। आचारांग, हाँ, सूत्र कृतांग, रक्षा प्रदप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति, जीवाभिगमन, विगम, महानिशी सूत, दशास्कंध, हाँ, कल्प, पंचकल्प, ओग निरुक्ति, पंचकल्प, शीतकल्प, आवश्यक, 10वें कालिक, नंदी, अनुयोग द्वार, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, इनके ऊपर मिलती है चूर्णी। ठीक है। अब चूर्णी साहित्य क्यों इम्पोर्टेंट है? तो बोलते हैं उसमें जैन धर्म और दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों का विवेचन है। नंदी चूर्णी में केवल ज्ञान, केवल दर्शन के क्रम पर चर्चा की गई है। क्रम यानी कोई कोई बोलता है ना, ज्ञान पहले होता है कि दर्शन पहले होता है, तो उसके ऊपर चर्चा हुई है। आचार्य ने केवल ज्ञान और केवल दर्शन के क्रम भावित्व का समर्थन किया है।
आवश्यक नियुक्ति में निर्दिष्ट किए गए विषयों का विस्तार से विवेचन आवश्यक चूड़नी में किया गया है। अब आपको आवश्यक नियुक्ति अभी अभी समझा ना हमने कि आवश्यक नियुक्ति में क्या है, आवश्यकों का वर्णन है और आवश्यक चूड़नी को ही चूड़नी में आवश्यक नियुक्ति के ही सरलता से, सरसता से, स्पष्टता से प्राचीन ऐतिहासिक पौराणिक घटनाओं के साथ वहां पर वर्णन मिलता है। सूत्र कृतांत चूर्णी में दार्शनिक मतों का चिंतन है। चूर्णियों में जो विषय है प्रसंगानुसार प्राकृत की अनेक कथाएं भी आई हुई है, यानी प्राकृत की बहुत सारी स्टोरीज भी वहां मिलती है जिसमें तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, लौकिक तीनों ही पक्षों को उद्घाटित करती है। अब निश्चित क्या है, वो भी चूर्णी है। निश्चित विशेष चूर्णी तथा आवश्यक चूर्णी में वर्णित कथाएं ऐतिहासिक, सामाजिक और पुरातात्विक सामग्रियों का भंडार है। देखो आपको ऐतिहासिक तो अंडरस्टूड है ना, इतिहास से संबंधित। सामाजिक यानी अपना समाज से संबंधित। पुरातात्विक किसको बोलते हैं? पुरातात्विक यानी मॉन्यूमेंट्स। पुरातात्विक यानी मॉन्यूमेंट्स, प्रतिमाएं, ये सब पुरातात्विक कहलाते हैं, है ना। जैसे गुफाएं हैं या मंदिर है या फिर जो मूर्तियां है या कोई पुराने खंडर है, ये सब पुरातात्विक सामग्री ये भरा हुआ है निश्चित भाष्य में, निश्चित चूर्णी में। प्राचीन लोक जीवन की सशक्त प्रस्तुति है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। जो उस समय उनका लाइफस्टाइल था लोगों का, उसका बहुत सुंदर उसमें वर्णन है। ऋषभदेव भगवान, महावीर स्वामी, सैनिक राजा, अभय कुमार, चेटक राजा, रक्षित, आर्य रक्षित, वररुचि, ये जो ऐतिहासिक महापुरुष है उनका जीवन चरित्र भी इसमें है। चूर्णी साहित्य में निगूढ़ भावों को, मतलब निगूढ़ यानी जो रहस्यमय भाव है, उनको लोक कथाओं के माध्यम से समझाने का प्रयत्न हुआ। प्राकृत भाषा के भाषा शास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से चूर्णियां इम्पोर्टेंट है, यानी भाषा देखे तो प्राकृत भाषा के बहुत सुंदर रूप से वर्णन चूर्णी साहित्य में मिलता है। उसके बाद है टीका साहित्य। टाइम है ना अभी कितने बजे? बस ये लास्ट है टीका और टब्बा। अभी टीका साहित्य किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं और भी विस्तार से समझने के लिए जो रचना हुई और टीका साहित्य है। टीका है संस्कृत में लिखी गई। अभी आपने देखा चूर्णी में भी संस्कृत लिखी गई है, टीकाएं भी संस्कृत में लिखी गई, कथानकों में प्राकृत जोड़ा गया है। टीकाओं की रचनाओं का क्रम 3वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया, मतलब ईस्वी सन की विक्रम संवत की 3वीं शताब्दी के आचार्य अगस्त्य सिंह ने दशवेकालिक चूर्णी में अनेक स्थानों पर प्राचीन टीकाओं का संकेत किया है। आगम साहित्य पर सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में टीका लिखने वाले कौन है? जिनभद्र गणिक क्षमाश्रमण। विशेषावश्यक भाष्य पर स्वोपज्ञ वृत्ति लिखी जिसे कोट्याचार्य ने पूर्ण की। वर्तमान में जो टीका ग्रंथ है वो आचार्य हरिभद्र सूरी के हैं, 8वीं शताब्दी के। उनका बहुत इम्पोर्टेंट है। आवश्यक दशवेकालिक नंदी अनुयोग द्वार पर उनकी टीकाएं प्राप्त होती है। आचार्य और सूत्र कृतांत पर आचार्य शीलांकाचार्य की टीकाएं उपलब्ध है जो ईस्वी सन 876 यानी 1ली शताब्दी। अन्य टीकाओं में वादी वेदास शांति सूरी द्वारा लिखित उत्तराध्ययन टीका है, नेमिचंद्र सूरी द्वारा लिखित उत्तराध्ययन की, ये बहुत फेमस है उत्तराध्ययन की। सुख बोधा टीका बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ही टीका ग्रंथों में प्राकृत कथाएं और कहानियां मिलती है।
प्राकृत कथा साहित्य के विकास की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ प्राकृत, ये सब समझ में आता है इसमें। 12th सेंचुरी के जो विद्वान है अभयदेव सूरी नवांगी टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने 9 आगमों पे टीकाएं लिखी। स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशांग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपातिक आदि आगमों पर टीकाएं लिखी। अपने इन टीका ग्रंथों में उन्होंने आगमिक गूढ़ बातों को अत्यंत सरलता सुगमता के साथ अभिव्यक्त किया। मतलब टीकाओं की ये विशेषता है कि उन्होंने बहुत इजी बनाया है। आगम के टीकाकारों में 12वीं शताब्दी के आचार्य मलयगिरी ये भी बहुत विशिष्ट रहे हैं। उन्होंने भी टीकाएं लिखी। अन्य टीकाकारों में द्रोणाचार्य हुए हैं, मतलब द्रोण नाम के आचार्य, हेमचंद्र आचार्य, क्षेम कीर्ति, इनके भी नाम उल्लेखनीय है। आगम ग्रंथों पर लिखी गई ये टीकाएं अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगमिक सिद्धांतों और तत्वों का विवेचन नहीं हुआ, लेकिन जैनेतर दार्शनिक परंपराओं का भी समुचित आकलन मिलता है। सांस्कृतिक दृष्टि से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, ज्योतिषिक आदि तथ्यों का इसमें विस्तार से निरूपण हुआ है। साहित्य की दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से भी ये ग्रंथ बहुत उपयोगी है। मतलब एक ही विषय नहीं, कई विषयों को साहित्य के छुआ हुआ टीका ग्रंथों का विषय है। अब ये लास्ट है स्लाइड। टब्बा एवं लोक भाषा, संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में जो टीका साहित्य लिखा गया, वो टीका और व्याख्याएं जो है संस्कृत प्राकृत प्रधान होने के कारण से उनको समझना मुश्किल हो गया। इसलिए जन साधारण को समझाने के लिए हिंदी में लोक भाषा में सरल, सुबोध एवं संक्षिप्त टीकाएं लिखी गई जो शब्दार्थ प्रधान थी, उसी को टब्बा बोलते हैं। पार्श्वचंद्र गणित 16वीं शताब्दी, इन्होंने आचार्य और सूत्रकृतांक पर बालावबोध रचनाएं, मतलब बालावबोध भी टब्बे में ये एक उसका पार्ट है। 18th सेंचुरी में मुनि धर्म सिंह जी ने 27 आगमों पर टब्बे लिखे, जो साधारण व्यक्ति के लिए आगमों के अर्थ को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज भी पूरा हिंदी लिखा है। एक गुजराती संत तिलोक मुनि जी हुए, उन्होंने सारे आगमों को हिंदी में शॉर्ट में लिखे हैं। ये टब्बा युग के बाद अनुवाद युग हुआ, मतलब टब्बा खत्म हुआ, उसके बाद ट्रांसलेशंस के युग चालू हो गए। अभी लैंग्वेजेस बढ़ती गई तो सभी की मांग होने लगी हमें अपने अपने लैंग्वेजेस में इजी पड़ता है। तो इस युग में आचार्यों ने, विद्वानों ने अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती में आगमों का अनुवाद, ट्रांसलेशन किया। इस प्रकार आगमिक गूढ़ सूत्रों के गंभीर रहस्यों को समझाने के लिए युग के अनुकूल आगमों के ऊपर विराट व्याख्या साहित्य लिखा जाता रहा। इस व्याख्या साहित्य द्वारा आगमों की दुरूह गूढ़ बातों को समझना आसान हुआ। दूसरी ओर विराट साहित्य में प्रयुक्त कथाएं और दृष्टांत भी सामने आ गए। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उनकी भी इम्पोर्टेंस सामने आया। यह विशाल साहित्य हमारी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत है। अब ये आगमिक व्याख्या साहित्य हमारा पूर्ण हुआ। इसके ऊपर प्रश्न उत्तर आपको मैं व्हाट्सएप के ऊपर करवा दूंगी। फिर भी आपको कुछ पूछना हो इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। कल हम 6 सूत्र की जो प्रश्नावली आपको भेजी थी व्हाट्सएप पे, उसी के ऊपर प्रश्न आपको 2 प्रश्न पूछेंगे ओरल एक्टिविटी के रूप में। तो कल 11 से 12 बजे तक वो रहेगा। 6 सूत्रों के ऊपर ओरल एक्टिविटी रहेगी। अगर आपने नोट्स लिखा है तो आपके लिए वो आप उपयोगी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने हम असाइनमेंट वापस आपको नहीं दे रहे, ओरल एक्टिविटी के रूप में, कल सभी प्रेजेंट रहना। ओके जी महाराज साहब, एक प्रश्न था पिछले सूत्र में का, बोलिए। नंदी सूत्र की रचना गद्य पद्य दोनों में है? हाँ है ना इसका जवाब? यस, हाँ है। हाँ भाई, 2-3 प्रश्न उसके अंदर उसके जवाब नहीं थे। और कौन सा पूछना है क्या? हो गया? नहीं, हो गया हमारे साथ, मैं कर ली क्लियर।
ओके ओके मास्टर। नमो अर्यंताणम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पाणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पाणतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए आचार्य मते नंदन मासा मथे नंदन। एक सवाल था मासा। बोलिए। हाँ मासा, वो तीसरी शताब्दी और 12वीं शताब्दी आपने अभी बोला ना, तो वो कौन सी है? मतलब कौन से इसकी शताब्दी है? वीर निर्वाण की या विक्रम शताब्दी? ऐसे 12th सेंचुरी अभी जो रनिंग है ना वही है 12th सेंचुरी। अच्छा, और तीसरी शताब्दी? तीसरी भी ईस्वी सन की है। हाँ क्या? अभी 3rd सेंचुरी, ईस्वी सन की 3rd सेंचुरी, एडी 3rd एडी। ओके मासा, थैंक यू। मथे नंदन मासा। हाँ, और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। सभी एक साथ बोलेंगे। ये स्क्रीन पे कौन कर रहा है? मेरे हाथ से हो रहा है। कोई करो। हाँ, एक साथ बोलिए। कौन बोल रहा है? मथे नंदामी। एक साथ मथे भावपूर्ण मथे नंदन। एक साथ मथे नंदन। मथे वंदन मासा। मथे नंदन। ठीक है। एक साथ मथे नंदन। जी हाँ, चलेगा। किसी को कुछ नहीं पूछना है ना? अभी बंद एंड करते हैं मीटिंग। इधर आप आया देखो। मथे नंदन मासा। सुख साता। हाँ हाँ, ठीक है। पूर्वधर से क्या ये से- मथे नंदामी। हाँ हाँ, आपने जो बोला जिन भद्रगणिक समाज श्रवण, जिन्होंने टीका लिखी है, हाँ। तो क्या वो पूर्वधर थे? नहीं नहीं, पूर्वधर नहीं थे वो। उन्होंने तो आगमों के ऊपर जो नियुक्तियां है उसको स्पष्ट करने के लिए, ये सब आगमों पे जो है ना, आगमों को जो नई आगमों में जो डिफिकल्टी हो रही है तो उसको समझाने के लिए है ये सब। और देवर्षि आक्रमण जिन्होंने लिपिबद्ध किया, हाँ, वो तो पूर्वधर थे, उनको एक पूर्व का ज्ञान था। हाँ। अभी अपने को नेक्स्ट जो रहेगी ना, नेक्स्ट हमारा वाचनाओं का ही रहेगा। ये जो 5 वाचनाएं हुई ना, आगम कब कब लिपिबद्ध हुए, हाँ। इनका इतिहास हम नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं। मतलब वो माथुरी वाचना, पाटली। यस यस, पाटलिपुत्र वाचना वगैरह। हाँ। आप आ तो जाइए। जिनभद्र गणिक समाज श्रवण देवर्षि गणिक समाज श्रवण के बाद हुए क्या? यस, देवर्षि गणि के बाद हुए। हाँ, ठीक। ये 4th 5th सेंचुरी के हैं। और वो वीर निर्वाण के 1000 साल बाद देवर्षि गणिक समाज श्रवण हुए, 980 साल बाद, ऐसा मैंने पढ़ा था। हाँ बराबर है, लेकिन वही 4th सेंचुरी आ जाएगा ना। बराबर। ईसा की 4वीं शताब्दी। यस यस, ईसा की 4थी शताब्दी आ जाएगा। बराबर। मथे नंदामी। यस। अनंत कृपा कराई। बोले। कल सभी प्रेजेंट रहना।